बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है इसमें थोड़ा सा नीचे से इसका सर्कल ठीक नहीं है, उसे हमने बराबर रखना है। उसके लिए जो हमें छोटा कलम दरकार है, ऐसे इस नुक्ते को यहाँ होना चाहिए था। ये दो नुक्ते हम मिटा देंगे ताकि ये पूरा और ये तकरीबन हमारा सर्कल कंप्लीट है। इसके बाद बाकी जो रह जाती है इसमें चीज़ वो टचिंग और फिनिशिंग। इसके लिए ये टूल आता है, आप ये होल्डर और इसके साथ ये अलग से निब्स आती हैं जो आगे से बिल्कुल हल्की सी पॉइंटेड होती है। एक तो कटी हुई होती है, इंग्लिश की कटी हुई होती है बिल्कुल सीधी, एक अरबिक की कटी हुई होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, ये बिल्कुल नोक वाली होती है। इसको आप होल्डर में फंसा के इससे वो टचिंग करते हैं, यानी जहाँ डिसबैलेंस है आपका हर वहाँ पर आप इससे उसको बराबर करेंगे। जैसे कि हमारा ये रा है, उसको आप देखें, जी कैमरे में स्टार्ट है वो दौरीन वाले में। देख रहे हैं, बड़ी बारीक सी इसमें आउटलाइन होती है और बहुत लुत्फ़ आता है। इतना टाइम ट्रेसिंग में नहीं लगता, यानी अपने कालब से पूरी कॉम्पोजिशन को ट्रेस करने में इतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त इन दो चीज़ों में लगता है, यानी टचिंग और फिनिशिंग। अब दायरे को बराबर करने का एक हमारे पास तरीक़ा ये भी है कि हम इन हुरूफ को थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ये काम तीन चीज़ों से हो सकता है। एक इस किस्म के होल्डर से, निब से, एक कलम की निब से। आप बिल्कुल बारीक वाला कलम ले लें, बिल्कुल बारीक वाला कोई कलम ले लें आप, या फिर आप ब्रश ले लें, बिल्कुल 0 साइज़ का 3040 साइज़ का ब्रश आता है, वो बिल्कुल बारीक ब्रश से आप उसकी आउटलाइन
ये तो ब्लैक इंक से हम लिख रहे हैं, इसमें आउटलाइन नज़र नहीं आती। हम टच करते हैं आउटलाइन अलग से ठीक करते हैं तो इसमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब कोई कलर्ड इंक होती है तो उसमें आउटलाइन नज़र आएगी। उसका फिर क्या हल होता है, उसमें बहुत नफासत से काम करना पड़ता है। जैसे ही आपने आउटलाइन बनाई, अगर निब से बना रहे हैं तो आउटलाइन बना कर फ़ौरन आपको ऐसे करके ना उंगली से यूँ कर देना ताकि वो थोड़ी फीकी हो जाए, या फिर आप वो टिश्यू वगैरह से कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ख़तरा होता है। उसमें माहिर आदमी उसको संभाल सकता है। उसमें ये होता है कि ब्रश से ठीक रहता है। ब्रश से आप टचिंग में ये करना पड़ता है, ये टचिंग करते वक्त आप फीकी इंक बनाते हैं। जिस कलर से आप लिख रहे हैं, कलर का जो आपने उसकी मिक़दार रखी है, यानी वो ज़्यादा डार्क है, तो आप उसके मुकाबले में थोड़ी सी लाइट इंक रखेंगे टचिंग के लिए। यानी अलग एक पॉट बनाएं, उसमें हल्का कलर बना दें उसका, तो उससे आप टचिंग करें कि उससे ये होगा कि आपकी आउटलाइन डार्क नज़र नहीं आएगी। तो जहाँ ज़्यादा हल्का हो जाएगा और डार्क करने की ज़रूरत है, वहाँ डार्क वाली इंक लगा दें, आप उससे टचिंग कर लें, तो ये आपको फ़ायदा देगा। उसके लिए भी हम किसी कलर इंक से भी आपको लिख के दिखाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को वो तरीक़ा भी आ जाए। उसमें कलम कैसे चलाना है कि कलम का टेक्सचर भी नज़र आए। ब्लैक में तो टेक्सचर नज़र नहीं आता, तो वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह इन चंद क्लासों में। इसके लिए आपको रोशनी अच्छी रखनी पड़ेगी। दिन की रोशनी में काम करें तो वो बहुत ही अच्छा है, सनलाइट में, और आर्टिफिशियल लाइट है तो फिर आप वो लाइट भी अच्छी खासी तेज़ होनी चाहिए। और मैग्नीफाइंग गिलास यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। करीब देखने के लिए जो अदसा इस्तेमाल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों पर बोझ ना आने दें। जैसे ही आप अपनी आँखों पर बोझ आने देंगे, आपको आँखें ऐसे छोटी करके चुंदिया के करीब से देखना पड़ेगा, तो यूँ आपकी आँखों पर बोझ पड़ेगा और वो आपकी आँखों को कमज़ोर करने का सबब बनेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी लाइट का इस्तेमाल करें, और साथ साथ बादाम, सौंफ और मिश्री और सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल करें। सुबह की लाइट नहीं, सुबह की उस वक्त की लाइट नहीं जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता, वो मध्यम रोशनी से तेज़ रोशनी की तरफ आ रहा होता है, तो वो दर्जा बदर्जा लाइट ज़्यादा हो रही होती है, तो ये चीज़ नुकसानदेह है। इसी तरह से मगरिब का वक्त भी नुकसानदेह होता है, असर से मगरिब के दरमियान के वो वक्त सूरज ढलने का होता है, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होती जाती है। तो वो अरबी में कहते हैं कि मन अहब्ब करीमतैहि फला यक्तुब बअदल असर, जिसको अपनी आँखों से प्यार है वो असर के बाद ना लिखे। क्यों कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जाती है और फिर आँखों को नुकसान होता है। प्रैक्टिस करें, लेकिन ये जो कौल है ना पुराने ज़माने के एतबार से कि वो दिन की रोशनी में काम करते थे, रात में तो वैसे भी वो टिमटिमाते चिराग में काम करना तो वैसे भी नुकसानदेह है। लाइट अच्छी रखें। आप दिन में भी आर्टिफिशियल लाइट में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ARY वाली लाइटिंग होनी चाहिए और दूसरी लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये मोटी मोटी मैं टचिंग कर रहा हूँ। बारीकियों में इंसान तब जाता है जब कोई किसी मुकाबले का काम कर रहा हो, अपनी एग्ज़िबिशन के लिए काम कर रहा हो, उसमें बारीकियों में जाता है, फिर ताकि देखने वाले को
पता भी ना चले, वो कहे कि बस बरजुस्ता एक दफ़ा में लिखा है इसने। टचिंग फिनिशिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर कागज़ को स्क्रैच कर रहे हैं तो फिर स्क्रैचिंग के निशान भी नज़र ना आए। और उसमें भी हमें ये करना होता है कि स्क्रैचिंग करते वक्त हमने कागज़ को नहीं फाड़ना या ऊपर लगे हुए अंडे की तह को नहीं हटाना, बल्कि अंडे की तह से पहले भी जो हमारी इंक है उसकी तह होती है। आप इतने आराम से स्क्रैच करें कि पहले इंक उतरे, और अगर फिर भी आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो उसके बाद अंडा उतरे, उसके बाद कॉर्नफ्लोर है, फिर पेपर की बारी आती है। तो आप शुरू ही से इस कदर तेज़ी से हाथ चला रहे हैं कि एक तो खुर की आवाज़ भी आ रही है और फिर पेज भी फट रहा है, तो आप दोबारा मिटाने के बाद उस पर दोबारा लिखने के काबिल नहीं होंगे। जब सिर्फ इंक हटती है ऊपर से तो आप दोबारा भी उस पर लिख सकते हैं। और कोटिंग अच्छी है आपकी, 2 कोट 3 कोट हुए हुए, तो 3 दफ़ा भी उस पर लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है। लेकिन वो सारा डिपेंड करता है आपके स्क्रैचिंग के मेथड के ऊपर कि आपने किस तरह से स्क्रैचिंग की। एक तरीका जो इंक को फ़ौरन मिटाने का मैंने आपको बताया था, वो चूँकि हमारा वीडियो में नहीं आ सका था, इसलिए मैं दोबारा से वो करना चाहता हूँ। मुझे टिश्यू दीजिएगा। कि हमने जब कोई गलती हो जाए, जैसे कि अलिफ है, अब अलिफ लिखते वक्त हमारा हाथ फिसल गया और चीज़ ख़राब हो गई, चाहे किसी भी इंक से आप लिख रहे हैं, तो आपने ये करना होता है कि अब जैसे कि ये हो गया, अब फ़ौरन टिश्यू लेके अपना लुआब दहन लेके इसको मिटा दें। मिट गया ना भाई, स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब लुआब दहन क्या होता है? थूक मुबारक, वो लें, और या फिर कोई ऐसी चीज़ जो गाढ़ी और इस किस्म की बहने वाली हो, जैसे कि चिपकने वाली, जैसे कि भिंडी की लेस होती है, या फिर गोंद कतीरे का पानी होता है। गोंद कतीरा, वो जो गोंद होती है, जो दरख्त, गोंद वाले दरख्त होते हैं, उस पर जब गोंद निकल कर सूख जाती है तो एक गुठलियाँ टाइप की, एक फिटकरी टाइप की, पिंक कलर की, वो एक सॉलिड सा पत्थर नुमा ट्रांसपेरेंट, वो वहाँ पर जम जाता है, उससे गोंद, उसको गोंद कतीरा कहते हैं। वो ये जॉइंटिस वगैरह के लिए, यरकान के लिए भी बहुत मुफीद होता है, क्योंकि उसमें ठंडक होती है, वो ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो वो आप अगर रात को पानी में भिगो कर सुबह पिए उसको, उसका पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उसमें वो थोड़ा फूल भी जाता है, उससे वो पीलिए का इलाज भी है। तो उसका जो गाढ़ा पानी होता है, उस पानी से भी आप उसको एक बोतल में जमा कर लें और टिश्यू से लगा के किसी भी इंक को आप साफ़ कर सकते हैं। जी, एलोवेरा से, एलोवेरा से नहीं, और हाँ, तो वो ठीक होती है, और वो उस पर कभी तजर्बा नहीं किया, वैसे देखा जा सकता है। आसान तरीका यही है कि आप बस बेहतरीन और सस्ता, और कुछ नहीं जाएगा आपका, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में फ़ायदा रखा है, तो ये बेहतरीन तरीक़ा है। चूँकि वो जो गोंद कतीरा होता है वो बाइंडर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, उसको गम अरेबिक भी कहते हैं, कि वो एक बाइंडर है। वो आपका ये जब आप सोना बना रहे होंगे नक्काशी के लिए, गोल्ड लीफ के लिए भी उस पर डलता है, शहद भी डलता है, या फिर उस गोंद कतीरे में आप उस गोल्ड लीफ को रगड़ें और उसका पेस्ट बनाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ये नक्काशी में हम थोड़ा बहुत जब आपको बताएंगे तो उसमें मैं बताऊँगा। ये हमारा मोटा मोटा अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल हो गया है।
और इसमें जहाँ जहाँ स्क्रैचिंग की ज़रूरत है तो आपको पता है कि अब इसमें ये होता है कि जो नीचे की आउटलाइन होती है वो तो हम सीधा यूँ स्क्रैच करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर की अलिफ की ऊपर की आउटलाइन है इसके लिए हमने पेपर को पलटना होगा ताकि इजीली हमारी स्क्रैचिंग हो सके। इसमें भी इस कदर आराम से आपको ब्लेड चलाना है कि ऊपर की इंक उतरे, हमारा कागज़ ना फटे, और अंडे की तह भी कोशिश की जाए कि ना उतरे, इस कदर आराम से। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपका ब्लेड शार्प होना चाहिए, आपके कलम की आपके कागज़ की कोटिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपकी इंक वो ड्राइंग इंक होनी चाहिए। अगर आप फाउंटेन इंक से लिखते हैं तो वो तो वैसे भी जज्ब हो जाती है कागज़ में, वो तो ऊपर नहीं रहती। ड्राइंग इंक जो होती है जिससे हम लिख रहे होते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, मशक करते हैं, वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है तो उसकी स्क्रैचिंग आसान होती है, और जो एक्रेलिक इंक है उसका स्क्रैच करना उससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन एक्रेलिक इंक से लिखते वक्त ये ध्यान रहे कि एक्रेलिक इंक अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको बहुत ही जल्दी मिटाना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी सूख जाती है और फिर वो मिटती नहीं है। अच्छा, ये जो सूमी इंक है ये नॉन वाटर प्रूफ है, ये तकरीबन सेमी वाटर प्रूफ है, तो ये बाद में भी थोड़ी बहुत मिट जाती है लेकिन निशान छोड़ती है, जबकि एक्रेलिक इंक वो बिल्कुल नहीं मिटती, उसके ऊपर आप पानी भी बहा दें तो वो ख़राब नहीं होती। अब जैसा कि ये जो एक्स्ट्रा नुक्ते थे जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झमघटा बन गया इनका, तो इनको हम मिटाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इनको फ़ौरन से मिटाते हैं तो निशान छोड़ जाएगा, इसीलिए हम इतना आराम से शुरू करेंगे गोया कि हमारा ब्लेड वो कागज़ पर लग ही नहीं रहा, इस कदर आराम से। देखें, जब किसी बड़े पत्थर को काटना होता है, तोड़ना होता है, तो एकदम से नहीं तोड़ते ना उसे, छोटे छोटे पीसेस करके। किसी भी बड़ी चीज़ को ख़त्म करने के लिए पहले उसको छोटा छोटा करके ख़त्म किया जाता है, फिर वो आहिस्ता ख़त्म होती है। तो यूँ हमें एक नुक्ते को ख़त्म करने के लिए साइडों से शुरू करना पड़ेगा, और आराम आराम से। तेज़ी करेंगे तो फिर तेज़ी किसी काम की नहीं है, कागज़ भी ख़राब, काम भी ख़राब। एक दफ़ा मैंने तेज़ी दिखाई, पूरा 8 पीस बन गया, स्क्रैचिंग में तेज़ी दिखाई और मेरा पेपर फट गया और वो सारा काम ख़राब हो गया। मुझे पूरी आयतुल कुर्सी ख़त दीवानी में दोबारा लिखनी पड़ी, और साइज़ भी 24-36। उसके लिए स्क्रैचिंग के लिए एक शर्त और भी है कि आप लिखने के तकरीबन कम अज़ कम कोई 15-20 मिनट बाद जाकर स्क्रैचिंग करें, ताकि इंक अच्छी तरह सूख जाए। बज़ाहिर हमें इंक सूखी हुई नज़र आती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसमें तरी मौजूद होती है। देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया। अब ये वाला नुक्ता रह गया, यहाँ मेरा हाथ लग गया था।
जो मुक़र्रर लेकर आए वो पाउडर भी साथ ज़रूर लाए।